Hello students. So let me start our next topic of chapter 2, structure of atom, that is black body radiation. तो हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होते हैं और ब्लैक बॉडी होती क्या है। सबसे पहली बात तो ये व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में सबसे पहले अराइज होता है। तो देखिए कोई भी ऐसी सब्सटेंस, कोई भी ऐसी थिंग जो किसी भी तरह के रेडिएशंस को, किसी भी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सके और उसके साथ साथ वो उसी रेडिएशंस को एमिट भी कर सके। ठीक है, चाहे वो किसी भी रेडिएशंस, किसी भी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन हो या किसी भी वेवलेंथ के रेडिएशन हो, उसको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो इतने डेफिनेशन देखिए, एन आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब, यानी दोनों काम कर रही है, एमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसी, सभी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस जो है उनको एमिट भी कर सके और एब्जॉर्ब भी कर सके, इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। एंड द रेडिएशंस एमिटेड बाय दिस बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यानी कोई भी ऐसी बॉडी जो किसी भी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट को, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब या एमिट कर सके, वो ब्लैक बॉडी है। ठीक है, और अगर रेडिएशंस को एमिट करती है बॉडी तो वो क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है। नेक्स्ट देखते हैं, अ ब्लैक बॉडी नॉट ओनली अ परफेक्ट एब्जॉर्बर, केवल एब्जॉर्बर का काम नहीं करेगी ब्लैक बॉडी, इट कैन रेडिएट एनर्जी आल्सो, ये एनर्जी को एमिट भी करेगी, यानी कि एब्जॉर्प्शन भी होगा और एमिशन भी होगा। ऐसा इसलिए देखिए, अगर कोई भी बॉडी एब्जॉर्ब करती है एनर्जी को, तो अगर उसके अंदर ही रहेगी तो वो स्टोर हो जाएगी ना, फिर वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज ही नहीं हो पाएगी, उसका कुछ यूज नहीं है, तो वो वहीं स्टोर हो जाएगी। और फिर एक बॉडी, कोई भी बॉडी होती है, उसकी एक कैपेसिटी होगी एनर्जी को स्टोर करने, कितनी को एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो इसीलिए वो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर के साथ साथ एक परफेक्ट रेडिएंट एनर्जी भी करता है, यानी एक रेडिएंट एनर्जी को एमिट भी करता है, बट इट इज आल्सो अ परफेक्ट रेडिएटर, यानी एब्जॉर्बर भी है और रेडिएटर भी है, एमिट भी कर रहा है और एब्जॉर्ब भी कर रहा है। अगर ऐसा दोनों काम कर रहा है तो ये क्या हो गई, एक ब्लैक बॉडी हो गई। ये ब्लैक बॉडी का नेचर होता है। इसी का आगे चलते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो इफेक्ट है इसको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। यहाँ पे देखिए, ये डिस्कवरी हेनरी हर्ट्ज ने की थी 1887 में। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था और उससे ये पता चला था कि जो एलिमेंट्स हैं, जो मेटल सरफेसेस होते हैं, वो एनर्जी का रेडिएशन करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, तो हेनरी हर्ट्ज ने पहले एक इवैक्यूएटेड चैम्बर बनाया। इवैक्यूएटेड चैम्बर वो होता है जो वैक्यूम होता है, जिसमें बंद होता है, बिल्कुल चारों तरफ से क्लोज्ड होता है, और इसको एक बैटरी से अटैच कर दिया, साथ में एक एमिटर भी लगा दिया, इधर एक डिटेक्टर लगा दिया। ये डिटेक्टर क्या है, डिटेक्ट करेगा और एमिटर पे उसके ऑब्जर्वेशन आएंगे। यहाँ पे एक मेटल की प्लेट लगा दी, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, कौन से लेंगे वो बताते हैं। तो मेटल की एक प्लेट लगा दी, यहाँ पे कुछ लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स जो है यहाँ से रेडिएशन आ रहे हैं और इस प्लेट्स पे, ये जो प्लेट है मेटल की, इस पे स्ट्राइक कर रहा है। जैसे ही ये स्ट्राइक करते हैं प्लेट पर, तो यहाँ पे एमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। ये लाइट एनर्जी आई और ये एमिशन स्टार्ट हुए। जैसे ही स्ट्राइक किया एमिशन स्टार्ट हुए। ये एमिशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, या जो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइट हो गए, यानी उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए वो अपने कहते हैं सरफेस को छोड़ के निकल गए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए और एमिट होने के बाद ये जाकर के यहाँ से, क्योंकि जब एमिट हुए इनके पास एनर्जी ज्यादा है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से ये मूव करेंगे, तो मूव करके ये जाकर के डिटेक्टर से जाके कोलाइड कर गए, टकरा गए। और जैसे ही इससे टकराए, यहाँ एमिटर जो लगा हुआ है इससे अटैच, उसने रीडिंग शो की कि इतनी इंटेंसिटी का कोई ऑब्जेक्ट आकर के टकराया, उसकी इंटेंसिटी उसने तुरंत बता दी। ये इंटेंसिटी डिपेंड करेगी लाइट सोर्स पे, कि लाइट कितनी तेजी से, कितनी इंटेंसिटी की लाइट स्ट्राइक कर रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि कोई भी मेटल सरफेस है, अगर उस पर आप कोई भी लाइट सोर्स स्ट्राइक करती है, तो वो मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये रेडिएंट एनर्जी है, एनर्जी को एमिट करता है। यानी कि देखिए, जब भी गर्मियों में देखिए, अगर कोई मेटल सरफेस है और उस पर सन रेज पड़ रही है, तो वो मेटल सरफेस गर्म हो जाता है, हमें दूर से एहसास होने लगता है कि ये गर्म है ज्यादा। तो गर्म क्यों दूर से एहसास होता है, क्योंकि उसमें से रेडिएंट एनर्जी निकल रही है। ठीक है, और वो आकर के हमारे
स्किन से कोलाइड कर रही, टकरा रही है, स्किन क्या है, सेंस ऑर्गन है, तो सेंस कर रही है उसको। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी मेटल सरफेस है उससे एनर्जी रेडिएट होती है। अब ये मेटल कौन से हो सकते हैं? इन्होंने जो मेटल लिया है वो या तो सीजियम लिया है, या रुबिडियम लिया है, या पोटेशियम लिया है। सीजियम, रुबिडियम और पोटेशियम, ये तीन लिए हैं, सीजियम, रुबिडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, ये तीन लिए हैं इन्होंने। ये मेटल क्यों लिए? देखिए, ये मेटल इसलिए लिए क्योंकि ये एक तो बहुत, इनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, इसकी वजह से ये लूजली हेल्ड होते हैं। लूजली हेल्ड होने की वजह से ये बहुत कम एनर्जी देने पर ये रिलीज हो जाते हैं, फिर शेल को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है इनमें, इसलिए सीजियम, रुबिडियम या पोटेशियम की प्लेट का इन्होंने यूज किया। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला। सबसे पहले देखते हैं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। इट इज द phenomenon of ejection of electrons from the surface of metal when light of suitable frequency strikes on it। ये एक फिनोमिना है, ठीक है। फिनोमिना जानते हैं क्या होता है, नेचर है। ये फिनोमिना क्या है कि जब भी कोई लाइट किसी मेटल सरफेस पे किसी भी इंटेंसिटी की, किसी भी फ्रीक्वेंसी की कोलाइड करेगी मेटल सरफेस से, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा, यानी निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं ये वाले, इनको हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। अब कुछ ऑब्जर्वेशन यहां से पता चले, इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला हमें। देखिए सबसे पहली बात, the electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface, that is there is no time lag between striking of light beam and the ejection of electrons from the metal surface। पहला ऑब्जर्वेशन ये पता चला कि as soon as, यानी जैसे ही लाइट सोर्स टकराएगी मेटल से, तुरंत उसी के साथ इधर टकराया, इधर तुरंत इजेक्शन हुआ। मतलब एक साथ होगा टकराना और इजेक्शन, इलेक्ट्रॉन का एक साथ होगा। टकराने और इजेक्शन में कोई भी टाइम गैप नहीं होगा, जैसे ही टकराया वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही क्या है, अनस्टेबल स्पीसी है। जरा सी एनर्जी मिलते ही तुरंत अपनी स्टेबिलिटी को खत्म कर देता है, शेल को तोड़ के बाहर आ जाता है। तो जैसे ही टकराएगी लाइट वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पे कोई भी टाइम डिफरेंस नहीं होगा टकराने में और इजेक्शन होने में। दूसरा ऑब्जर्वेशन, फॉर ईच मेटल सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड। हर एक मेटल की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जरूरी नहीं है जिस एनर्जी पे आयरन से इजेक्शन हो रहा है। हाँ तो देखिए, हर एक मेटल की क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, कम से कम लाइट, वो फ्रीक्वेंसी की लाइट जो पड़े मेटल पे और मेटल से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए, यानी वो मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। अब हर एक मेटल की एक फ्रीक्वेंसी होती है, आयरन की कुछ और होगी, गोल्ड की कुछ और होगी, सिल्वर की कुछ और होगी, कॉपर की कुछ और होगी, सबकी एक जैसी नहीं होती। तो सबकी थ्रेशोल्ड एनर्जी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक दूसरे से अलग होगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। किसी भी मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो कम से कम फ्रीक्वेंसी लगती है उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं न्यू नॉट से। तो इसलिए क्या है, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो हर एक मेटल की अलग होगी, क्योंकि हर एक मेटल में जो इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने की जो एनर्जी है वो डिफरेंट होती है। हर एक मेटल में न्यूक्लियस की पावर अलग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की पावर अलग होती है, तो इसलिए हर एक में बाइंडिंग एनर्जी भी अलग अलग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग होने की वजह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी, हर मेटल की एक जैसी नहीं होगी। तो हर एक मेटल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वो डिफरेंट होगी। नेक्स्ट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। तो ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की यानी मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा इस पे, फ्रीक्वेंसी पे। कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट रेज किसी मेटल पे पड़ रही है उतनी उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट,
द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी। फिर वही बात, इंटेंसिटी और ब्राइटनेस, यानी ब्राइटनेस और इंटेंसिटी जो लाइट की होगी उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जितनी ज्यादा होगी उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, जितनी कम होगी उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे। तो इंटेंसिटी और ब्राइटनेस पे डिपेंड रहता है इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन लाइट की। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है उससे कुछ नहीं है, इंटेंसिटी कितनी है या ब्राइटनेस कितनी है इस पे डिपेंड करेगा। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस हमें देखने को मिले इस एक्सपेरिमेंट में जो हेनरी अर्थ ने परफॉर्म किया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था ये, इससे बहुत सारी चीजें लाइट के बारे में क्लियर हुई थी। तो आगे हम और पढ़ेंगे इसी तरह के फिनोमेना, कुछ और भी हैं। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और रेडिएशन से रिलेटेड है। तो ये पॉइंट्स भी पढ़ने जरूरी है क्योंकि इन्हीं से आगे डिस्कवरी, कोई भी डिस्कवरी होती है स्टेप बाय चलती है, ये नहीं कि डायरेक्ट डिस्कवरी होगी। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब की डिस्कवरी की थी तो वो 999 बार फेल हुआ था और 1000वीं बार में पास हुआ था। जब उससे किसी ने पूछा कि भाई आप 999 बार फेल हो गए, फिर आपने इतना फेल होने के बाद भी आपने कैसे इतनी वो बना के रखी कि मतलब इतनी क्षमता अपने अंदर विकसित की कि आप फेलियर के बाद भी आगे बढ़ते चले गए और 999 बार फेल हुए फिर भी आपने हार नहीं मानी। तो उसने सिर्फ ये कहा था कि एक बल्ब की डिस्कवरी के लिए हमें 999 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर इन स्टेप्स में से एक भी स्टेप हम चूक गए तो बल्ब नहीं बनेगा। यानी कोई भी डिस्कवरी करने के लिए हर एक स्टेप बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से 10th में जैसे आपने पढ़े थे मॉडल्स पढ़े थे, तो हम ये पढ़ते थे कि ये मॉडल फेल हो गया, तो बच्चों को ज्यादा कहना होता है जब ये फेल हो गया तो हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। हम उसे इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम फेल नहीं, हमें पता चल जाए कि कहाँ पे फेलियर हुए, क्या पॉइंट्स थे फेलियर की वजह। तो वो पॉइंट्स हमें फॉलो नहीं करने हैं, हमें डायरेक्ट रिजल्ट पे पहुंचना है, तो उनको फॉलो नहीं करना, लेकिन उनको दिमाग में रखना है, तभी तो हम उन चीजों से बचेंगे। नहीं अगर दिमाग में रखेंगे तो हम भी फेल हो जाएंगे अगर कुछ ऐसा करते हैं कुछ डिस्कवरी। तो इसलिए डिस्कवरीज जो भी होती हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलते हैं और उन स्टेप्स को हमें अपने दिमाग में रखना पड़ता है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। गलत को इसलिए रखना पड़ता है कि हमसे गलती नहीं हो, और सही हमें इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि हमें सही करना है। तो इसलिए सारे ही स्टेप्स को लेकर के चलना पड़ता है। तो वन बाय वन को भी साइंस जो है वो स्टेप वाइज चलती है, कभी भी डायरेक्ट हम नहीं पूछ सकते, हमें स्टेप वाइज चलना पड़ता है। तो इसलिए हमें वो गलत चीजें भी पढ़नी पड़ती हैं और सही चीजें भी पढ़नी पड़ती हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की किसी भी मेटल से किस तरह से रेडिएशंस एमिट होते हैं, ये बताया गया है इसमें। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है क्योंकि नेचर के द्वारा होता है। लाइट रेज पढ़नी, कोई भी लाइट हो सकती है, ठीक है, आर्टिफिशियली भी इनको क्रिएट किया जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। थैंक यू।